हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि दलित वर्गों के उत्थान के लिए, शोषित वर्गों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक कार्यों के लिए जो है पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं उस जाति से आता था जिसे आज भी हमारा समाज दोहरी नजरिए से देखता है। इतनी चुनौतियों से लड़ने के बाद भी वह अपना समाज में एक अच्छा नाम कमाया, अच्छी पहचान बनाई, समाज की बेहतरी के लिए बहुत ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आज उसे पूरी दुनिया जो है जननायक नाम से जानती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की। देखिए, कर्पूरी ठाकुर की जो जीवन है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप उनके व्यक्तित्व को जानेंगे तो और उस व्यक्तित्व को यदि अपने अंदर ढालने की कोशिश करेंगे तो एक अच्छा इंसान उभर कर आप भी आएंगे। बात करते हैं हम लोग कर्पूरी ठाकुर की। देखिए, कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी को जो है अभी उनकी सभी जयंती थी, अ, जिसके उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ी घोषणा किया गया, जो कि सभी देशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है। उन्हें 26 जनवरी को यानी कल आपको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपने सही सुना, भारत सरकार के द्वारा अभी राष्ट्रपति कार्यालय से यह घोषणा किया गया, उनके सभी जयंती के अवसर पे कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को। भारत रत्न एक ऐसा सम्मान है जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इससे बड़ा मतलब कोई भी नागरिक सम्मान नहीं है, इससे बड़ा कोई भी सम्मान नहीं है। क्योंकि तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और यह वैसे क्षेत्र में दिया जाता है जैसे कि आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो गया, कला होगी, संस्कृति हो गया, साइंस हो गया, और खेल के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि उनका उस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें समाज सेवा के लिए इस बार 2024 का भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इनके जीवन जो था बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा। इन्होंने बहुत सारे, तो दोस्तों बात करते हैं हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म की। तो इनका जन्म जो है बिहार के समस्तीपुर जिला के एक छोटा सा गांव है पितौंजिया, ठीक है, पितौंजिया में हुआ था। ये नाई जाति से संबंध रखते थे। इनके पिताजी एक छोटे किसान थे जो कि किसानी का कार्य करते थे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर था और इनके माताजी का नाम राम दुलारी देवी था। ठीक है, पिताजी खेतों में काम किया करते थे और जब उनको समय मिलता था तो दुकान पे जाकर बाल दाढ़ी भी काटा करते ताकि उससे परिवार का जो है जीवन यापन हुआ करता था। आपको कर्पूरी जी शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी इच्छुक थे और शिक्षा लेकर अपने समाज का जो उत्थान करना चाहते थे। इनका जन्म 1924 ईस्वी में एक्चुअली हुआ था। तो 1924 में इनका जन्म होता है समस्तीपुर के पितौंजिया गाँव में। करते-करते आपको ये 1940 में मैट्रिक पास करते हैं पटना कॉलेज से और इंटर पास करते हैं। जब ग्रेजुएशन करना होता है तभी सन 1942 की बात है, तब आपको भारत में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि उस समय अपना देश जो था गुलाम था और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई 1942 में जो क्विट मूवमेंट इंडिया चला वो शुरू होती है। ये जो है महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए क्या किए कि ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपना छोड़ दिए और फिर एक छात्र नेता के रूप में जो है 1942 के आंदोलन में कूद गए। देश की आज़ादी की लड़ाई की बात थी भाई, तो लाज़मी है बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया। किंतु आपको पता होगा जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय जब जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ वैसे ही अंग्रेजी सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर्स चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर्स के तहत जो है जितने भी बड़े नेता थे, कांग्रेस के महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जैसे राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, सबको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर कर जेलों में जहां तहां भर दिया गया। ठीक उसी बीच आपको इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको भागलपुर के जेल में रख दिया जाता है। टोटल आपको 26 माह तक जेल में यातना झेले। जेल में यातना झेलने के बाद 26 माह बाद ये रिहा होते हैं और रिहा जब होते हैं तो फिर 1947 में अपना देश आज़ाद होता है। देश की आज़ादी में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए इन्हें जो है आपको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है। फिर जब अपना देश आज़ाद हुआ तो ये अपना
शिक्षा का कार्य करने लगे अपने ही गांव में, शिक्षा के रूप में मतलब विद्यालय में पढ़ाने लगे और शिक्षा बच्चों को देने लगे। तो ये चाहते थे कि हर वर्ग का बच्चा, ठीक है, शिक्षा ले और शिक्षा लेकर अपने देश का तथा अपना विकास तथा समाज का विकास करे। इनको पता था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह जिसके बल पर जो है बच्चे अपना प्रगति कर सकता, अपने समाज की बेहतरी के लिए सोच सकता था। तो इन्होंने शिक्षक के रूप में भी कार्य 1952 ईस्वी तक, ठीक है। फिर ये जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोग सुने होंगे। जयप्रकाश नारायण की ये समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं और आपको 1952 की जो विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में, विधानसभा चुनाव से ये विधायक के रूप में चुने जाते हैं और तब से इनकी करियर स्टार्ट होती है, राजनीतिक करियर। एक राजनेता के रूप में उभर के आते हैं। 1967 की बात है जब संयुक्त सोशलिस्ट राज्य में जो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आती है और पहली बार जो है 1970 में यह बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1970 से 71 का कार्यकाल था जब ये 1 साल मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इसके बाद जो है सरकारें बदलती हैं और इनका पार्टी इनकी जो है सरकार गिर जाती है। फिर 1977 की बात है। 1977 में जो है ये दोबारा चुन कर आते हैं और फिर 1979 तक यह जो है सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। तो मतलब कि 2 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी राजनीतिक गुरु की बात करें, जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया जो है इनके राजनीतिक गुरु थे। आप लोगों ने बिहार में 3 नाम को भाली भांति जानते होंगे। आपको रामविलास पासवान, लालू यादव और श्री नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री। ये तीनों की ये राजनीतिक गुरु थे। मतलब तीनों व्यक्तित्व ने जो राजनीति के एबीसीडी सीखा है वो आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर से ही सीखा है। इनकी व्यक्तित्व की हम बात करें तो व्यक्तित्व के तो कहना ही नहीं है। मतलब इतने ईमानदार व्यक्ति कि आप सच में इस जमाने में तो विश्वास करना नहीं कर पाओगे। इनका व्यक्तित्व इतना ईमानदार था कि 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। इनकी देखिए भरपूर कोशिश रहती थी कि जो इनका व्यक्तिगत जो कार्य है, ठीक, व्यक्तिगत कार्य एक भी पैसा जो है सरकार का खर्चा न हो। और ये भरपूर कोशिश करते थे कि व्यक्तिगत खर्चे में सरकार की आय को न शामिल किया जाए, वो खुद से जो वहन कर पाए वो करें। इसलिए तो कहा जाता है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक कोई भी, इनकी आय इतनी नहीं थी कि वो गाड़ी खरीद पाए। तो दोस्तों जैसे कि आज के ज़माने की बात करें हम, तो आए दिन आपको जहाँ नेताओं के नाम, ठीक है, करोड़ों रुपए के घोटाले में सामने आते रहते हैं। कभी आप सुने होंगे कि ये नेता इतना करोड़ रुपए का घोटाला किया, तो ये नेता इतना करोड़ रुपए घोटाले के एवज में आपको जेल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे समय में मतलब विश्वास करना ये मुश्किल हो जाता है कि कोई एक ऐसा भी व्यक्ति था कर्पूरी ठाकुर जैसा जो कि सरकारी पैसे का बिल्कुल मोह नहीं था, ठीक है। अपने लिए मतलब व्यक्तिगत खर्चे के लिए कभी भी उन्होंने सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग नहीं किया। उनका जो एक छवि था समाज में बहुत ही नीट एंड क्लीन था, ठीक है। ऐसे ही कुछ किस्से जो है बिहार में काफी प्रचलित है और सुनाए भी जाते हैं। एक्चुअली में ऐसा था भी। तो चलिए 1-2 किस्से में कि एक बार की बात है जब ये मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो इनके जो बहनोई थे यानी जो जीजा जी थे वो इनके पास आते हैं नौकरी की सिफारिश लेकर। पहले तो उनकी ये बात सुन को जो है गंभीर मुद्रा में हो गए और फिर उन्हें जवाब दिया कि देखो, यदि आप जिस नौकरी के लिए आए, यदि उसके लिए आप कैपेबल हो, जो उसका क्राइटेरिया है आप उसे फुलफिल करते हो, यदि तो आप जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत आप अपने खुद से जो है आप जॉब ले, वरना वो नहीं कर सकते हो आप। तो जाते समय उनको जो है 50 रुपए का एक नोट देते हैं और बोलते हैं कि ये लो और जो आपको कंघी खरीदना है, कैंची खरीदना है खरीद लो, जो हमारा पारंपरिक जो धंधा है, ठीक है, बाल काटने वाला, आप उससे स्टार्ट कर दो, वो तो कम से आपको आता है, वो आप कर लो। मतलब कि देखिए कहाँ तक ईमानदारी थी कि चाहते तो बहुत सारे जो अपने परिवार को नौकरी में लगा सकते थे, उनको राजनीति में ला सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। एक और घटना आपको मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार के द्वारा पटना में सरकार जितने भी विधायक थे, ठीक है, विधायकों के लिए कॉलोनी बनाया जा रहा था कि भाई चलो आपके लिए कॉलोनी बनाया जा रहा है, आप सरकार की तरफ से आप ले लो। इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, नहीं मेरे को कॉलोनी की जरूरत नहीं है। और इन्होंने मना कर दिया, एक कॉलोनी भी नहीं ली और ना ही उसके नाम पर कोई जमीन लिया। या जब इनसे पूछा जाता था कि आपने कॉलोनी क्यों नहीं लिया, तो बस ये मुस्कुराते थे और हाथ जोड़ लेते थे।
कोई जवाब नहीं देते थे। ये ऐसा था इनका व्यक्तित्व, समझिए कि व्यक्तित्व का कितना धनी व्यक्ति थे ये। इनके बारे में जो है कहा जाता है कि एक बार 1927 में कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हटी थी और आपको भाजपा जनता पार्टी की सरकार थी, और उस समय बिहार में भी जनता पार्टी की सरकार थी। और जनता पार्टी के नेताओं में आपको जो जयप्रकाश नारायण एक अग्रणी नेता थे, और उनका बर्थडे था। पटना में बहुत सारे जनता पार्टी के जो है कदावर नेता उन्हें बर्थडे विश करने के लिए उनके आवास पे उपस्थित थे। ये भी भाई अपना मुख्यमंत्री थे तो समय से भी पहुंचे वहां। वहां पहुंचे तो लोगों ने देखा कि ये तो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर है और उनका कुर्ता फटा हुआ है। सुने उनका कुर्ता फटा हुआ था। तो चंद्रशेखर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बलिया वाले चंद्रशेखर, जो कि भूतपूर्व हमारे पीएम भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के पद भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने ही लहजे में इसे मजाकिया अंदाज में वहां के लोगों से अपील कर दिया कि भैया कुछ इन्हें आप लोग दान कर दो कि कम से कर्पूरी जी का नया कुर्ता खरीदा जाए। कर्पूरी जी का शांत स्वभाव था, उन्होंने मुस्कुराते हुए कोई जवाब नहीं दिया। और जो भी वहां पे लोग थे उनके राहत कोष में आपको पैसा इकट्ठा किया गया, उस पैसा को उनको दिया गया। उन्होंने उस पैसा का स्वीकार तो कर लिया, किंतु उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब उनकी बिटिया की शादी थी और उनको रांची में लड़का देखने जाना था, तो वो सरकारी गाड़ी से नहीं गए, वह एक टैक्सी की और टैक्सी लेकर उस लड़के के द्वार पे जाते हैं। वहां शादी ठीक होता है, और जो लड़की की शादी होती है वह आम नागरिक की तरह, जैसे कि गांव में शादी हो तरह से अपने जो पैतृक गांव था, पैतृक गांव में अपने बिटिया की शादी करते हैं। जितने भी वीवीआईपी थे सभी को जो है इनवाइट नहीं किया उन्होंने, न ही अपने मंत्रिमंडल किसी भी व्यक्ति को इनवाइट किया, ताकि कोई मांगे उपहार उसको न दे। और जिस तरह से पारंपरिक शादी होती है एकदम साधारण तरीके विदाई होती है। यदि आज की बात करो तो आज तो शादी को लोग समारोह बना देते हैं, लाखों के उपहार, ठीक है, करोड़ों में खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। इस दिखावे जो एक और जो धन का दोहन इस तरह से हो रहा है अभी हमारे समाज में, राजनीतिक राजनेताओं के द्वारा जो है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है, जो कि एक तरह से नहीं होना चाहिए। जो आपके पास है उससे आप करो। तो ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। देखिए जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो अपने इनका एक बेटा है जिनका नाम है रामनाथ ठाकुर, ठीक है। अभी ये आपको राज्यसभा सांसद भी हैं। तो जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो ये उनको पत्र लिखा करते थे, और पत्र में 3 बातें लिखा करते थे, जो कि खुद इनके जो बेटा है वो बताते हैं। ये पत्र में ये जो 3 बातें लिखते थे, मुख्य रूप से ये कि तुम प्रभावित नहीं होना। कहने का मतलब हम मुख्यमंत्री बन गए, किंतु तुम इससे नहीं प्रभावित होना ना कि पापा तुम्हारे मुख्यमंत्री बन गए, और कोई यदि तुम्हें लोभ दे, ठीक है, तो कभी भी तुम लोभ में यानी लालच में ना आना। यदि तुम लालच में आ गए तो फिर मेरी बदनामी होगी। जो आज तक मैंने समाज में काम आया है। फिर खुदार व्यक्ति थे। देखिए यदि सामाजिक कार्य की हम बात करें कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया, तो कर्पूरी ठाकुर जी सदैव दलित, अति पिछड़ा, शोषित वर्ग, मजदूरों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, जो कि समाज में एक तरह से दबा कुचला हुआ था, उनके लिए हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ा। इनका हमेशा यह प्रयत्न रहता था कि उनका जीवन जो है उसको कैसे सुधारा जाए, उनको न्याय कैसे दिलाया। एक नारा था जो कि काफी प्रसिद्ध नारा था, और यह जो है हमेशा अपने भाषणों में यह कहा करते थे कि 100 में से 90 शोषित है, 100 में से 90 शोषित है, धन धरती राजपाट में 90 हमारा है। और युवाओं को इन्होंने प्रेरित करते हुए कहा था कि अधिकार चाहिए तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। इस तरह के जो है ओजस्वी भाषण दिया करते थे। इनका जो है हमेशा प्रयास रहता था कि समाज में जो भी असमानताएं हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, ठीक है, या समुदाय हो, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए, यानी उस असमानता को दूर किया जाए, ताकि एक अच्छा, स्वच्छ तथा सुंदर समाज की स्थापना किया जाए। यह सभी लोगों को जो है समान अवसर देना चाहते थे, सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करना चाहते थे। देखिए जब सभी लोगों को समान अवसर प्रदान होगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है एक बेहतरी की ओर अग्रसर होते दिखेगा। तो यह इनका जो है जीवन पर्यंत यह प्रयास रहा कि जितने भी देश में असमानताएं उसको दूर किया जाए और सभी को समान अवसर प्रदान किया जाए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। तो सामाजिक रूप से भले ही यह पिछड़े थे, किंतु उन्होंने सेवा भाव के महान लक्ष्य को जो है पूरा किया।
नाई जाति में जन्म लेने के बावजूद भी इस महानायक ने नाई जाति में जन्म लेने के बावजूद भी इस महानायक ने जो अपनी राजनीति के जीवन है उसको सेवा भाव से जिया। इतने बड़े पोस्ट पर रहते हुए भी इन्होंने कोई अपने लिए गाड़ी बंगला या जायदाद खड़ा नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया ऐसा कि नहीं चलो मेरी सिफारिश से मेरा परिवार ये बन गया। ठीक है, नहीं कहीं पे अपने परिवार के नाम पे कोई धन दौलत इकट्ठा किया। और जो इनका यह जीवन है कहीं न कहीं हम सभी के लिए आदर्श से कम नहीं है। इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि इनके जीवन को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो है 64 वर्ष की उम्र में सन 1988 से आती है। इनके पार्थिव शरीर को लोग देखने के लिए जाते हैं इनके पैतृक गाँव में, तो आप सोच के स्तब्ध हो जाएँगे कि इनका जब घर लोग देखें तो जो इनका पैतृक ज़मीन था उस पे बस एक झोपड़ी बनी हुई थी और लोगों को देख के वहाँ आँसू आ जाता। ऐसे थे कर्पूरी बाबू। तो वो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, किंतु अपने जन कल्याण के कार्यों के लिए वो हमेशा ऐसे करोड़ों देशवासियों के बीच उनके दिल और दिमाग में जो है वो आज भी जीवित हैं। सच में यदि बात किया जाए तो वह एक जननायक थे। तो दोस्तों ये थी पूरी एक वृतांत उनके जीवन पे। और सबसे बड़ी बात कि भारत सरकार को हम लोग बहुत-बहुत बधाई देंगे कि ऐसे व्यक्तित्व को इन्होंने चुना जो वास्तव में आपको भारत रत्न पाने का हकदार है। ऐसे व्यक्तित्वों को मेरा शत-शत नमन है और भारत सरकार को भी कि उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित करने का जो फैसला लिया, उस फैसला का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को जो है क्या लगता है? इनके जीवन से आपको क्या सीखने को मिलता है? इनके जीवन से हमें सीख लेने की ज़रूरत है ताकि एक अच्छा और सुंदर समाज का निर्माण हो। फिर मिलेंगे ऐसे ही महान व्यक्तियों की कहानियों को लेकर। तो यदि चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।